गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर एनालिसिस के बारे में। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस में क्या देखते हैं? देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक स्केलर, दूसरी वेक्टर। देखिए, वेक्टर पढ़ने का हमारा पर्पज ये है कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हम वेक्टर थोड़ा अंदाजा जरूर होना चाहिए। वेक्टर एनालिसिस में सबसे पहले बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटीज, दूसरी बात करेंगे हम वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के बारे में अगर हम बात करें, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have only magnitude। जो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, परिमाण से क्या मतलब है कि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू या उसमें कितना सॉलिड भरा हुआ उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वो होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी हो सकती है? मास हो सकता है, ठीक है, और डिस्टेंस हो सकती है। ठीक है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। अब अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होगा इसमें प्लस डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या मतलब है? उसका कितना परिमाण है और किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है या जा रहा है। इसका उदाहरण हो सकता है जैसे डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी मान लीजिए, ठीक है, ये हो सकता है, या फोर्स मान लीजिए, मोमेंटम मान लीजिए। ये सब कैसी क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटीज। तो आप लोगों को समझ आया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि कोई आदमी एक पॉइंट से, मान लीजिए दो पॉइंट है, इन पॉइंट के बीच में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना चाहता है, तो कुछ चलेगा, कुछ दूरी चलेगा ना, उस दूरी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। मतलब टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, दैट विल बी कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से बी तक जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। ये भी रास्ता हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहेंगे? द स्मॉलेस्ट पाथ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। जिस रास्ते से ए से बी तक पहुंचने के लिए हमें जो रास्ता सबसे छोटा होगा उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकती। मतलब एक आध कदम तो आप चलोगे, उसी को डिस्टेंस कहेंगे। पर डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो किस प्रकार होगा? अगर ए से बी तक जाना है तो क्या हुआ? ए से बी तक गए, बी से ए तक पर आ गए, क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक है, पर डिस्टेंस कितनी हो गई? डबल हो गई। अगर लेंथ एल है, ए से बी तक गए, एल लेंथ चले, बी से ए तक फिर आए, तो कितनी चले? एल लेंथ, कितना हो गया? डबल हो गया। तो ये डबल क्या हुई? डिस्टेंस। और अगर जब हम कोई वर्क किए ही नहीं, एक पॉइंट पे थे और दूसरी बार भी एक पॉइंट पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। तो ये बात हुई स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। अब अगर हम बात करें इसी प्रकार वेलोसिटी, मान लीजिए वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोगों को पता है कि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी प्रकार अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये बात हुई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की या स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की। ठीक है,
अब बात करते हैं वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, वेक्टर को नोट कैसे करते हैं, वेक्टर को दिखाते किस तरीके से। अगर हम कोई वेक्टर दिखाना चाहते हैं तो उसके ऊपर ये एरो का निशान लगा देते हैं या ये बार लगा देते हैं। इस प्रकार हम किसी भी वेक्टर को दिखाते हैं, ठीक है। ये इसको दिखाने का तरीका है। ये इसकी टेल हो गई, ये इसका हेड हो गया, ठीक। ये जितना लंबा है ये इसकी परिमाण को बताएगा और डायरेक्शन को ये एरो बताएगा। दूसरी बात, किताबों में आप लोगों ने देखा होगा कि डार्क से कलर में लिखा होता है, और जो डार्क से कलर में डार्क इंक में लिखा होता है वही वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर हम कोई क्वांटिटी जोड़ना चाहे, मान लीजिए 2 + 3 तो कितना हुआ 5, हम लोगों को पता है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अगर हम इसी के ऊपर वेक्टर का निशान लगा दें तो वेक्टर डी, ये दोनों कैसी क्वांटिटी है, अब वेक्टर है। वेक्टर को हम डायरेक्टली ये 5 नहीं कह रहे, इसको जोड़ने के लिए हमें दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका ट्रायंगुलर मेथड, और दूसरा हो सकता है पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड। अब मान लीजिए हमारे पास 2 वेक्टर क्वांटिटीज है, एक वेक्टर मान लीजिए ये A है और ये दूसरा वेक्टर B है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो वेक्टर को इन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसका एडिशन करना चाहते हैं। पहले वेक्टर को हमने इस तरीके से लिया, ठीक है। अब वेक्टर बी की जो टेल है इसको वेक्टर ए की हेड से मिलाएंगे, तो ये हमारा वेक्टर बी हो गया, ठीक है। इसके बीच में कुछ एंगल भी होगा। तो अगर हम ऐसा कोई वेक्टर खींचे जो इसकी टेल को इसके हेड से मिलाए तो वो इसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब परिणामी वेक्टर होगा। ये क्या दिखाएगा, इन दोनों का एडिशन बताएगा। जहां से ये वेक्टर खींचा जाता है उसको कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। ये इसका ट्रायंगुलर मेथड है, ट्रायंगल की तरह जोड़ना। अगर हम पैरेललोग्राम मेथड की बात करें तो पैरेललोग्राम मेथड का क्या है कि अगर हमने एक वेक्टर ले लिया, दूसरा वेक्टर हमारे पास वेक्टर बी ले रहा, तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ये हमारा एक पैरेलल को कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर दिया। ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये बी है तो ये भी बी, ये है तो ये भी ए। मान लीजिए इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है। तो अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर खींचना चाहते हैं तो वो रिजल्टेंट वेक्टर इस तरीके से खींचा जाएगा। ये जो वेक्टर हम खींच रहे हैं ये क्या होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये बताएगा कि ये इसका एडिशन। अगर हम आर निकालना चाहते हैं, आर की वैल्यू क्या होगी, रिजल्टेंट ऑफ आर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैंने बताया था वेक्टर 2 और वेक्टर 3 इनको हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो इसका रिजल्टेंट, अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालना चाहें, मान लीजिए वेक्टर ए की जो क्वांटिटी है वो 2 है, वेक्टर बी की क्वांटिटी 3 है। तो रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2
60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो cos 60 ये कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 3 या 12 इंटू cos 60 1/2 कितना हो गया 6। तो 9 4 13 और 6 19। तो आर रिजल्टेंट हमारा कितना आ गया, आर रिजल्टेंट विल बी √19, ठीक है। ये इसका एडिशन का तरीका है। अब अगर हम किसी वेक्टर को ड्रॉ करना चाहें तो किस तरीके से देखेंगे। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम तीनों को पता, हम सबको पता है कि उसमें 3 एक्सिस होती है। पहली एक्सिस मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर हम कोई वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं, ये इसका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से अगर हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये वेक्टर आर है, ठीक है। तो वेक्टर आर जो है, अगर हम यहां पर कोई पॉइंट पी माने तो वेक्टर आर क्या होगा कि आर वेक्टर आर की जो शैडो एक्स एक्सिस पे गिरेगी या वाई एक्सिस पे गिरेगी या जेड एक्सिस पे गिरेगी, वो उसका परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो आर वेक्टर का अगर हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप है और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप है। यूनिट वेक्टर जब आया है तो यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं। अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर को शो करने का तरीका है ए के ऊपर इस तरीके का कैप या हेड बोलते हैं इसको, ए हेड। ए हेड कितना होगा, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, ठीक है। तो अगर हम रेडियस वेक्टर आर लिखना चाहते हैं तो आर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ये एक्स एक्सिस पे एक्स क्या है, ये जो इस वेक्टर के द्वारा ये जो इंटरसेक्शन है, एक्स एक्सिस पे जो शैडो है उसका मैग्नीट्यूड है ये एक्स, वाई एक्सिस पे जितना मैग्नीट्यूड है वो वाई, जेड एक्सिस पे जितना मैग्नीट्यूड है वो जेड, ठीक है। ये हमारा रेडियस वेक्टर है, इसको लिखने का तरीका ये है। एक्चुअली कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ही होता है किसी पार्टिकल की लोकेशन का हम पता कर सके। अगर हम कोई बेस ही नहीं मानेंगे, कहां से हम रेफरेंस ही नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर कोई रेफरेंस नहीं मानेंगे तो हम उस पार्टिकल की को मेजर कैसे करेंगे, उसकी मोशन को पता कैसे करेंगे कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। इसका पता करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये बात हुई इसकी। तो 2-3 तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। पहला होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब एक्स वाई जेड। दूसरा होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब आर थीटा फाई। और तीसरा होता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब आर मान लेते हैं या एस मान लेते हैं, एस फाई जेड, ठीक है। ये एक्स वाई जेड एक्सिस की बात हो रही। इसी प्रकार अगर हम स्फेरिकल की बात करें तो आर थीटा फाई और ये एस फाई जेड, ठीक है। ये इसकी बात है। 3 तरीके कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, तीनों के रूप में हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ये हुई एडिशन की बात या सब्सट्रैक्शन की बात। अब अगर हम वेक्टर का प्रोडक्ट करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, तो उसके भी 2 तरीके हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हमारे पास 2 वेक्टर क्वांटिटीज हैं ए और बी, और अगर हम इसका स्केलर प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो कहते हैं ए डॉट बी, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी कितना होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। मान लीजिए 2 वेक्टर्स हैं हमारे
क्या, cos थीटा, मतलब इनके बीच का एंगल। दूसरी बात, अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो वो होता है a क्रॉस b, a क्रॉस b, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये कितना होता है, a b sin थीटा n कैप, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट। एन कैप क्या है, एन कैप निकाला है a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, इनके बीच का एंगल थीटा। तो अगर हम a क्रॉस b निकालना चाहते हैं तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, बाय हैंड, ठीक है। इस तरीके से अपने हाथ को इस तरीके से रखिए और ग्रैब योर फिंगर टुवर्ड्स द वेक्टर b, तो ग्रैब करिए, ऐसे ग्रैब करेंगे तो ये थंब है, थंब विल टेल अस द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b, तो डायरेक्शन ऑफ n कैप इन दिस केस विल बी आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन n कैप की डायरेक्शन कहां होगी, इसके नॉर्मल, तो ये n कैप होगा, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन। मतलब a अगर i डायरेक्शन में है, b अगर y डायरेक्शन में है, तो n कैप की जो डायरेक्शन होगी वो z कैप होगी, मतलब आउट ऑफ द पेज। क्लियर हुआ। इसके बाद ये प्रोडक्ट हो गया। अब दूसरी बात, अब न्यूमेरिकल हम इस तरीके से करते हैं, ये आप लोग एक बार देख लीजिए, ये किसी वेक्टर को लिखने का तरीका, उसको लिखने का तरीका है a x i कैप, a y z कैप और a z k कैप। मतलब अगर हम किसी वेक्टर को लिखना चाहते हैं तो उसका i डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, ax, j डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, ay और k डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, az, ठीक है। इसी प्रकार का दूसरा वेक्टर हमारे पास bx i कैप, by j कैप प्लस bz k कैप। अब हम कई सारी चीजें निकालेंगे, ठीक है। पहले हम निकालेंगे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, फिर हम निकालेंगे वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, ठीक है, फिर हम निकालेंगे a कैप, फिर हम निकालेंगे b कैप, फिर हम निकालेंगे a डॉट b और फिर हम निकालेंगे a क्रॉस b। एक क्वेश्चन में सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट, आपने अभी सीखा था पैरेललोग्राम लॉ में। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या होगा, जो कंपोनेंट ऑफ i उसका स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ y का स्क्वायर, कंपोनेंट ऑफ z का स्क्वायर, ये इसका क्या होगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड होगा। इसी प्रकार वेक्टर b का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो वो क्या आएगा, bx स्क्वायर, मतलब i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस bz का स्क्वायर, ठीक है। तो इनके कोएफिशिएंट का हमें स्क्वायर लिखना है। इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर हम a कैप निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, वेक्टर a अपॉन वेक्टर a का मॉडुलस, ठीक है। वेक्टर a का मॉडुलस हमने निकाल लिया, वेक्टर a हमारे पास पहले ही दिया है, कितना होगा, ax i कैप, ay j कैप, az k कैप अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर, ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ये दिया है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम b कैप निकालना चाहते हैं, वेक्टर b अपॉन वेक्टर b का मॉडुलस, वेक्टर b का मॉडुलस क्या होगा, वेक्टर b हमारे पास ये दिया गया है, bx i कैप, by j कैप, bz k कैप अपॉन अंडर रूट bx स्क्वायर, by स्क्वायर
प्लस बी जेड स्क्वायर। ये हमारे चार चीजें निकल गई। एक है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, एक है बी का। अब हम निकालना चाहते हैं ए डॉट बी, तो ए डॉट बी देंगे। ए डॉट बी निकालने के लिए आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी होंगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर कोई यूनिट वेक्टर लें उसका प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट उसी यूनिट वेक्टर से कराए कितना होगा 1, जे का जे से 1, के का के से 1। आप लोगों को पता भी है पहले, ठीक है। अगर हम आई का जे के साथ कराएंगे तो 0, ठीक है। ऐसे ही जे का के साथ कराएंगे 0। ठीक है, काफी सारे हो सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान से ये देना है कि अगर सेम यूनिट वेक्टर है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, मतलब उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा 1। अब हम निकालते हैं ए डॉट बी निकालते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ठीक है। अब प्रोडक्ट करते हैं। पहले इसकी हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी इन सबसे, फिर इसकी इन सबसे, ठीक है। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई क्या करना है कि डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए एक्स बी एक्स और ये आएगा आई डॉट आई, कितना होगा 1। आई डॉट आई कितना होता है 1, तो ये क्या हो गया ए एक्स बी एक्स। अब फिर इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई में स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, आई डॉट जे कितना होता है 0 होता है, मतलब सेम अगर यूनिट वेक्टर है तो 1 और अदर वेक्टर है तो 0, तो ये तो 0 हो गया, इसे छोड़ देते हैं। ऐसे ही इसका आई डॉट के क्या हो गया 0, ऐसे ही वाई डॉट आई क्या हो गया 0, वाई डॉट जे क्या हो गया 1, तो ये क्या हो गया ए वाई बी वाई, ठीक है। ऐसे ही अगर हम के का इससे कराएंगे आई से तो 0, के का जे से कराएंगे तो 0, के का के से कराएंगे तो 1, कितना आ गया ए जेड बी जेड। ये आ गया हमारा ए डॉट बी। तो ए डॉट बी निकालने का आसान तरीका है कि आई वाले क्रम की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो चिन्ह हो वही का वही रख दीजिए, ठीक है। ये इसका डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका है। अलग अलग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना ही है, ठीक है। ये इसको ए डॉट बी निकालने के लिए। अब ए क्रॉस बी निकालने के लिए भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट निकालने की प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर आई का क्रॉस करते हैं आई से जे से तो कितना आएगा के कैप, आई का जे का के से आई कैप और के का आई से जे कैप, मतलब आई से आई जे के, आई से जे पर जाएंगे, जे से के पर जाएंगे और के से फिर आई पर आएंगे, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में हमको चलना है। अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आई जे के बाद क्या आता है के, ठीक है। जे के बाद क्या आता है आई और के आई के बाद क्या आता है जे, इस तरीके से चलेंगे। अगर इसका पोजीशन चेंज कर दें, पहले जे करते हैं फिर आई करते हैं, तो क्या होगा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कितना हो गया माइनस के क्रॉस जे कितना हो गया माइनस आई और आई क्रॉस के कितना हो गया माइनस, ये इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, मतलब ये कम्यूटेशन लॉ का पालन नहीं करेगा। बट ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के इक्वल होगा, बी डॉट ए के इक्वल होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ए क्रॉस बी कभी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं
वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। डिटर्मिनेंट को आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो पहले वेक्टर लिखा गया है उसके कोएफिशिएंट लिखेंगे। इसके कोएफिशिएंट क्या है, ax, आई का कोएफिशिएंट ax, a का ay, a का az, ax, ay और az। इसी प्रकार फिर b के कोएफिशिएंट लिखेंगे bx, by एंड bj। ठीक, अब डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए। पहले यहाँ पर बात करते हैं, तो इस पे पहली रो की अगर हम बात करेंगे तो ये और ये दोनों को समाप्त मान लीजिए, इनका हल कर लीजिए। ये बचे, इसकी गुणा इससे माइनस इसकी गुणा इससे, तो आई कैप कितना आया, इसकी गुणा इससे। अगर हम इस प्रकार चल रहे हैं तो सभी में इस प्रकार चलेंगे, उल्टा नहीं चलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, बीच में अब आते हैं जे कैप। तो जे कैप किस किस रो में है, एक इसमें जे इसमें भी है और जे इसमें भी है। तो इन दोनों रो को हम ढका हुआ मान सकते हैं। तो इन दोनों रो को ढक लीजिए, बचा क्या, ये दो कंपोनेंट बचे, ये दो कंपोनेंट ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। तो यहाँ पर चिन्ह जो आएगा सेकेंड वाले में याद रख लीजिए, या तो यहीं पे लिख लीजिए माइनस चिन्ह, या तो यहीं पे लगा दीजिए, या सीधे यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, ये डिटरमिनेंट को खोलने का तरीका है। जे कैप कितना आया, इसको ढक लिया, इसको ढक लिया, कितना बचा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ठीक है, इसी प्रकार के कैप, अब के वाली रो में कौन कौन सा है, ये इन दोनों को ढक लिया, क्या बचा, ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, ये इसको खोलने का तरीका है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से वेक्टर को हम सॉल्व करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है,